डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। यह जानते हुए कि पहाड़ों में बाघ हैं, मैं टाइगर माउंटेन की ओर झुकता हूं। जैसे ही आप अप्रत्याशित टाइगर माउंटेन पर जाते हैं, आप बादलों के माध्यम से प्रकाश देख सकते हैं। ग्रैंड मास्टर डैनी, अगर आपने मेरे शहर पर हमला करने की हिम्मत की है तो नर्क में जाइए और अपने मरे हुए शिष्य के पास जाए। जिस जगह पर मास्टर वीरेंद्र ने भोज की मेजबानी की थी वह उदयपुर जिले में एक गांव था। अंदर पेड़ों से छाया हुआ है और दृश्य सुंदर है, स्वर्ग की तरह, लेकिन अंदर का उपभोग भी आम लोगों की कल्पना से परे है। यह विलासिता का समय है, लेकिन सच में हर कोई जानता है कि यह मास्टर वीरेंद्र का गढ़ है और यह भारी सुरक्षा है। यह कहना शक की बात नहीं होगी कि यह टाइगर डेन है। शाम के 7 बजे रिसोर्ट के प्रवेश द्वार पर 30 से ज्यादा औंडियां खड़ी थीं और सैकड़ों प्रत्यक्ष वंशजों के साथ गंजा आदमी आक्रामक रूप से कार से उतरा। सैकड़ों बड़े लोगों ने एक समान काले कपड़े पहने भयंकर और अभिमानी लोगों को एक मजबूत दृश्य प्रभाव दे रहे थे। बंगले के इंटरगेट पर पहरा देने वाले कई सुरक्षा गार्ड जब उन्होंने बाल्ड मेल और दूसरे लोगों को देखा तो उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी से अपने प्रमुखों को सूचना दी। थोड़ी देर बाद लगभग 30 का एक आदमी बाहर आया। मैंने उसे सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहने देखा, एक सौम्य रूप, गोरी त्वचा, सुरुचिपूर्ण स्वभाव और उसके मुंह के कोने पर एक वसंत जैसी मुस्कान। वह बिल्कुल भी समाजवादी नहीं था, बल्कि एक बुद्धिजीवी था। हालांकि जो कोई भी उसे जानता है वह जानता है कि उसके सुंदर रूप के नीचे एक भयंकर हृदय छिपा हुआ है। उसे करणवीर्य कहा जाता था, 13 भाइयों में दूसरे जगह पर था और उसने हमेशा वीरेंद्र के अधीन एक सैन्य अधिकारी के रूप में काम किया था। यह कोई शातिर रणनीति नहीं थी, यह सब उसी की ओर से था। इस समय गंजे आदमी और दूसरे लोगों को देखने के बाद करणवीर्य ने भौहें सिकोड़ी और गहरी आवाज में पूछा, हूँ गंजे आदमी, तुम क्यों हो? योद्धा किस तरह का चरित्र है और तुम बिल्लियों और कुत्तों से कैसे सहजता से मिल सकते हो? मास्टर वीरेंद्र के क्षेत्र में होने के बावजूद गंजा आदमी अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना रास्ता खुद बनाया हो, जैसे कि उसने करणवीर्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हो। करणवीर्य ने ये शब्द सुने, उसका चेहरा नीला और सफेद हो गया और उसकी आंखों में निर्दयता की चमक थी। अगले ही पल उसने अपने सीने में फिर से गुस्से को दबाया। उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान दिखाई दी और कहा, आने वाला एक मेहमान है, गंजा आदमी, तुम मेरे साथ अंदर आओ। जैसा कि उसने कहा, करणवीर्य आगे चला गया और रास्ता दिखाया और गंजा आदमी और सैकड़ों छोटे भाई सभी उसके पीछे पीछे चले। इस समय भीष्म और आयान को लगा कि रिसोर्ट एक रिसोर्ट है और वे टीम में शामिल हो गए और उनका पीछा किया। एक चौथाई घंटे तक चलने के बाद करणवीर ने लोगों के एक ग्रुप को इंतजार करने के लिए प्रेरित किया और एक सपाट और खुले चौक पर आ गया। चौक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। भले ही 100 से ज्यादा बड़े लोग आते हों, यह बिल्कुल भी तंग नहीं है। दूर से देखने पर चौक के बीच में मास्टर वीरेंद्र ने एक काले रंग का सूट पहना हुआ है। उसके चेहरे पर मैत्रेय बुद्ध जैसी मुस्कान है और वह शांत भाव से देख रहा है। मास्टर वीरेंद्र के पीछे महाबली को छोड़कर सभी 13 बेटे मौजूद थे। उसके अलावा मैदान में और कोई नहीं है। यह दृश्य देखकर गंजे सिर वाले आदमी ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए भौहें सिकोड़ी। शुरुआत में उसने सोचा कि इस शानदार संप्रदाय के लिए एक दावत है और मास्टर वीरेंद्र जरूर से यहां अनगिनत आदमियों को इकट्ठा करेंगे। लेकिन अब चौक के आसपास का क्षेत्र बाधित नहीं है। 100 मीटर के भीतर कोई कवर नहीं है और कोई घात नहीं हो सकता है। लोगों की संख्या के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि गंजा आदमी यहां बेहतर है, एक भारी लाभ पर कब्जा कर रहा है। हालांकि मास्टर वीरेंद्र के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखी, इसके बजाय वह आत्मविश्वास और नियंत्रण में दिखे। अचानक मास्टर वीरेंद्र ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और हंसे, हा हा हा, क्या यह गंजा आदमी है? बहुत दिनों से नहीं मिले। क्यों भाई? गंजा मुझे घिनौना लग रहा है कि मंदिर छोटा है और उनके बड़े बोधिसत्व को समायोजित नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने तुम्हें भेजा है। मास्टर वीरेंद्र को देखकर गंजे आदमी ने कोई डर नहीं दिखाया।
ऐसा लग रहा था कि वह अपराधों के बारे में पूछताछ कर रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, सरदार वीरेंद्र, सरदार और तुम्हारे बीच कुएं का पानी हमेशा पानी में रहा है, लेकिन कल रात तुम्हारे नीचे काम करने वालों ने हमारी जगह ले ली। उन सभी को छीन लो। आज तुम्हारे पास मास्टर मल्होत्रा के लिए भोज है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? यह सुनकर मास्टर वीरेंद्र को गुस्सा नहीं आया और उसने हल्के से कहा, कालू गंजे, इतना आक्रामक मत बनो। मैंने इस बार भाई मल्होत्रा को इनवाइट किया है। एक तरफ हमारे भाइयों ने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है और उसे अतीत के बारे में बताना चाहते हैं। दूसरी तरफ उससे पूछने के लिए एक बात है। क्या बात है? गंजा सिर। अचानक मास्टर वीरेंद्र की आंखें चमक उठीं और उन्होंने दयालु भौहों का भेस हटा दिया। उनकी आंखों में एक क्रूर रोशनी फूट पड़ी और उन्होंने हर शब्द कहा, कालू गंजे रात, मेरा बेटा महाबली अचानक गायब हो गया। इसका भाई मल्होत्रा की बेटी सानवी से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस मामले में भाई मल्होत्रा से न्याय मांगना चाहता हूं। या तो मेरे बेटे महाबली को सौंप दो या सानवी को सौंप दो और मुझे अच्छी तरह से पूछताछ करने दो। कल मल्होत्रा फैमिली के बंगले के एंटर गेट पर आयान ने पहले वीरेंद्र के सभी आदमियों को बेहोश कर दिया और फिर दिव्य अग्नि के साथ महाबली को जला दिया। इसलिए उनको पता नहीं था कि महाबली मर चुका है और उन्होंने जागने के बाद महाबली को नहीं देखा, केवल तब जब उसे ओमकार मल्होत्रा के लोगों ने ले जाया था। अब मास्टर वीरेंद्र इस कारण का उपयोग परेशानी पैदा करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ गंजा आदमी गुस्से से भर गया। उसके माथे की नीली नसें फड़कने लगीं और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, फादर वीरेंद्र, बकवास मत करो। यह स्पष्ट है कि आपने सानवी को पकड़ने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन अब आप इसे वापस ले रहे हैं। क्या आप शर्मिंदा करना चाहते हैं? अभिमानी, चुप रहो। घमंडी। गंजे आदमी के भड़काऊ शब्दों को सुनकर वीरेंद्र के पीछे 13 भाइयों ने घूर कर देखा और चिल्लाया। गंजे आदमी के पीछे सैकड़ों भाई भी अचानक आगे बढ़े। उसका शरीर तनावग्रस्त था, जैसे कि वह अगले ही पल कोई कदम उठाने वाला था। थोड़ी देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस समय मास्टर वीरेंद्र ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान के साथ अपना हाथ लहराया और अपने पीछे के बेटों से कहा, वापस जाओ, मैं गंजे आदमी से बात कर रहा हूं। तुम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हो? अचानक गंजे आदमी ने ठंडे आवाज में कहा, पिता कहां? जहां तक मैं देख रहा हूं, हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने जो जगह छीन ली हैं, उन्हें मैं योद्धा के लिए वापस लेने में ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। मैं आज यहां रहूंगा। चलो चलते हैं। यह कहते हुए गंजे आदमी ने अपने भाइयों के साथ जाने की तैयारी करते हुए मुड़कर देखा। कल्लू गंजे, मैं कैसे वहां हूं जहां तुम आना चाहते हो, या जब तक तुम चाहो चले जाओ। वीरेंद्र के स्वर में भयंकर गुस्से में था। गंजे आदमी ने शब्द सुने लेकिन रुक गया। उसके मुंह के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दी और उसने तिरस्कार के साथ कहा, मास्टर वीरेंद्र, अब हमारे यहां सैकड़ों लोग और घोड़े हैं और एक आदमी आपको और बताए गए 13वें भाइयों को डुबो सकता है। हम जाने वाले हैं, तुम मुझे क्या रोकोगे? जैसे ही आवाज गिरी, गंजे आदमी ने अचानक अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और ब्लैक होल ने अपने थूथन को मास्टर वीरेंद्र की भौहों के बीच में रखा और ठंडे आवाज में कहा, मास्टर वीरेंद्र, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा तुरुप का पत्ता है, लेकिन अब आपकी जिंदगी मेरे हाथों में निचोड़ी जा सकती है। जब तक मैं ट्रिगर खींचता रहूंगा, आप मर जाएंगे। हाँ। पिस्तौल की धमकी के तहत आधे अधूरे डर के बजाय मास्टर वीरेंद्र ने हंसते हुए हल्के से कहा, एक्सियोंग, तुम अभी भी मुझे कम आंकते हो। अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम ट्रिगर खींच सकते हो और कोशिश कर सकते हो। तुम मर गए या मैं? मास्टर वीरेंद्र के शांत और शांत रवैये ने गंजे आदमी को गुस्सा कर दिया। उन्होंने बार बार पुष्टि की है कि उन्हें कई 100 मीटर के दायरे का साफ दृश्य है और कोई दुश्मन घात नहीं लगा रहा है। 13 भाई चाहे कितने भी खास क्यों न हो, एक गोली से तेज होना नामुमकिन है। यह सोचकर गंजा आदमी मदद नहीं कर सका और थोड़ा भावुक हो गया। अगर वह यहां होता तो वह सीधे मास्टर वीरेंद्र को मार देता। बिना नेता के ड्रैगन के ग्रुप के तहत 13 भाइयों को एक आवारा रेत में बदल दिया जा सकता है जो आत्म पराजित है।
यह विचार गंजे आदमी के दिमाग में बेतहाशा पनप रहा था। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला किया हो, और ट्रिगर दबा दिया। बूम! गोली की आवाज बहरा कर देने वाली थी। हालांकि अगले ही पल वीरेंद्र अभी भी गर्व से अपनी जगह पर खड़ा था, बिना किसी चोट के। अपने दाहिने हाथ में बंदूक लिए हुए पर्यटन विरोधी नेता को एक बड़े छेद से घूंसा मारा गया और लाल खून फव्वारे की तरह बह निकला। इस समय मास्टर वीरेंद्र ने ठहाका लगाया। हे गंजे आदमी, ऐसा लगता है कि तुम मूर्ख नहीं हो। मैंने हजारों मीटर दूर एक छिपे हुए कोने में दर्जनों स्नाइपर्स तैनात किए हैं, हमेशा स्टैंड बाय पर। मैं यह सुनिश्चित करने की हिम्मत करता हूं कि तुम्हारे आदमी एक भी गोली नहीं चला पाए और वे स्नाइपर्स उन्हें छलनी कर सकें। जैसे ही यह टिप्पणी निकली, गंजे जोंग के पीछे खड़े सैकड़ों भाइयों को अचानक लगा कि कोई आदमी उसकी पीठ पर पड़ा है, ठंड की तरह चुप। मास्टर वीरेंद्र, आप क्या चाहते हैं? गंजे आदमी ने अपने दांत पीस लिए। यह बहुत आसान है। आज तुम्हारे लिए यहां से जिंदा निकलना नामुमकिन नहीं है। आखिरकार यहां एक पुराना नियम है, कांग फू ने कहा। क्या नियम है? गंजे आदमी ने भौहें उठाकर पूछा। जिंदगी और मौत। वीरेंद्र के शब्द अखाड़े में गड़गड़ाहट की तरह फट गए। न केवल गंजा आदमी, बल्कि उसके पीछे सैकड़ों भाई भी समान रूप से आश्चर्यचकित थे। एक पल के लिए दर्शक मौन हो गए और सुई गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। जिंदगी और मौत, पुराने समय से यह दुनिया का नियम है। यदि दोनों पक्ष एक अघुलनशील संघर्ष का सामना करते हैं, तो एक बड़ी लड़ाई से बचने के लिए वे अक्सर अपने अपने शिविरों में सबसे मजबूत सेनानियों को चुनते हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई पर हस्ताक्षर करते हैं। यदि यह खून के लिए नहीं होता, तो सामान्य परिस्थितियों में कभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं होती। एक बार मंच पर पैंतरेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। या तो आप मर जाते हैं या मैं मर जाता हूं। लेकिन अब, हालांकि गंजे आदमी पक्ष में कई लोग हैं, कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं है। इसके विपरीत मास्टर वीरेंद्र की तरफ 13 भाइयों में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, खास तौर से महाबली, जो इतना भयंकर है कि वह एक ही झटके में पहाड़ खोल सकता है, चट्टानें तोड़ सकता है और भेड़ियों को निगल सकता है और बाघों को भगा सकता है। इस समय मास्टर वीरेंद्र की आंखों में उदास रोशनी चमक उठी और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ओह ठीक है, मैं आपको याद दिलाना भूल गया कि यह जिंदगी और मौत की चुनौती सामान्य से अलग है। आप स्तर को पार करना चाहते हैं। आपको मेरे सभी बेटों को लगातार चुनौती देनी होगी और उन सभी को जीतना होगा, इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं। क्या यह कैसे मुमकिन है? मास्टर वीरेंद्र के शब्दों को सुनकर गंजा आदमी और दूसरे पूरी तरह से हैरान रह गए और उनका शरीर सदमे में था। जैसे बिजली के झटके से झटका लगा हो, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पांचवें भाइयों महाबली को छोड़कर दूसरे 13 भाई सभी मौजूद थे। महाबली सहित इन 12 शक्तिशाली लोगों को एक पहिया से पहिया युद्ध में हराना एक नामुमकिन कार्य है। मास्टर वीरेंद्र, आप पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालो। हम इस अनुचित शर्त को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। गंजा आदमी ने अपने दांत पीस ली। हा, कल्लू गंजे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मास्टर वीरेंद्र ने बढ़ाई का नाटक करते हुए कहा, तुम 3 साल के बच्चे नहीं हो। क्या तुम नहीं जानते यह समाज कैसे निष्पक्ष हो सकता है? कमजोर मजबूत को खा जाते हैं, जीतने वाले और हारने वाले, योग्यतम का अस्तित्व। इस स्थिति में तुम्हारे पास मोल तोल करने की योग्यता ही नहीं है। मैंने तुम्हें वैसे भी बचने का रास्ता बता दिया है। या स्नाइपर राइफल के नीचे मरो, हड्डी भी नहीं बची, या तो जिंदगी और मौत से लड़ो। शायद अभी भी एक मौका है। जैसे ही आवाज गिरी, गंजा आदमी और दूसरे लोगों के दिलों में निराशा नामक माहौल फैल गया। वे जानते हैं कि आज वे बच नहीं सकते। मुझे नहीं पता कि उनके सिर पर कितनी स्नाइपर राइफलें निशाना साधी गईं। मुझे डर है कि अगर वे केवल जल्दबाजी में काम करते हैं तो उनके सिर पूरी तरह से फट जाएंगे, जैसे कि तरबूज जमीन पर गिर रहा हो। अचानक गंजा आदमी घूरता है और उसने एक गहरी सांस ली, जैसे कि उसने कोई बड़ा फैसला किया हो। अपने दांत पीसते हुए कहा, फादर वीरेंद्र, मैंने वादा किया था, वैसे भी यह मौत है, आप इसे आजमा सकते हैं। गंजे आदमी के लिए चूंकि कोई दूसरे विकल्प नहीं है, इसलिए एकमात्र तरीका सबसे अच्छा तरीका है।
लेकिन उसके दिल में अभी भी संदेह की झड़ी लगी हुई थी। मास्टर वीरेंद्र ने साफ तौर से एक भारी लाभ को समझ लिया था और आसानी से उन्हें मार सकता था। उसे यह अतिरिक्त क्यों करना चाहिए? वह नहीं जानता था कि बिल्ली के लिए पकड़े गए चूहे को अपनी हथेली में मरते हुए देखना बहुत सुखद बात थी। इसके अलावा मास्टर वीरेंद्र ने कभी भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी, क्योंकि आज सुबह से ही वह शमशेर से संपर्क करने में असमर्थ है। मूल रूप से शमशेर का मिशन ओमकार मल्होत्रा की हत्या करना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया वाष्पित हो गई है। वीरेंद्र को ओमकार मल्होत्रा की स्थिति के बारे में कभी पता नहीं था, इसलिए उसने एक भोज का आयोजन किया और ओमकार मल्होत्रा को नियुक्ति के लिए इनवाइट किया। अप्रत्याशित रूप से ओमकार मल्होत्रा नहीं आया, लेकिन और दूसरे लोग मरने के लिए आए। इस तरह इसने वीरेंद्र को इसे हल्के में लेने से और भी ज्यादा डरा दिया और यहां तक कि संदेह किया कि दूसरे लोग ओमकार मल्होत्रा द्वारा जानबूझकर फेंके गए चारा थे। इस समय मास्टर वीरेंद्र ने दूर से गंजे आदमी को देखा और ठंडे आवाज में कहा, तो आप पहले लड़ाई में किसे भेजने जा रहे हैं? इस स्थिति में गंजे आदमी का दाहिना हाथ एक स्नाइपर राइफल से छेदा गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से खेलना नामुमकिन था और उसके पीछे भाइयों का ग्रुप हर किसी ने अपने सिर नीचे किए, गंजे आदमी द्वारा नामित किए जाने के डर से चुप रहे। आखिरकार इस तरह की जिंदगी और मौत उनके लिए 9 मौतों का मामला है। गंजे आदमी की भयंकर निगाहें उसके आसपास के सभी लोगों पर घूम गईं और माहौल बेहद ठंडा हो गया। इस समय एक हट्टा कट्टा आदमी अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने जोरदार तरीके से कहा, भाई उस मामले में मुझे नेतृत्व करने दो। इस हट्टे कट्टे आदमी को उससे पूछने की पहल करते देख गंजा आदमी अपनी आंखें चमकाए बिना नहीं रह सका। उसे ऋतिक कहा जाता था और वह एक आम शिष्य था। उसने बाघ की मुट्ठी का अभ्यास किया था और उसे गंजे आदमी के अधीन शीर्ष योद्धा माना जाता था। ऋतिक आगे बढ़ा। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां गड़गड़ाने लगीं और क्रैकिंग की आवाज पटाखे फोड़ने जैसी थी। इस तरह की गति के साथ गंजा आदमी और दूसरे लोग तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके तुरंत बाद ऋतिक ने भाइयों महाबली को अपनी उंगली से पकड़ने की पहल की, जिससे उकसाया गया। हा, मैंने सुना है कि वीरेंद्र का एक धर्मी बेटा है जो अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे सुई और राजवंशों में पहला भयंकर सेनापति था। लेकिन ऋतिक इस बुराई पर विश्वास नहीं करता। महाबली, आओ और मेरे साथ दुश्मनी करो। दादाजी को देखो, मैं तुम्हारा सिर नहीं मरोड़ूंगा और गेंद की तरह खेलूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, महाबली को लगा कि उसका बहुत अपमान हुआ है। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह 7 कदम आगे बढ़ा। उसके द्वारा कंक्रीट का फर्श टूट गया, पत्थर के टुकड़े उछले और जमीन हिल गई, जैसे कि एक छोटा भूकंप आया हो। इसके तुरंत बाद महाबली का आकार बढ़ गया और वह अचानक 10 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबा हो गया, जो 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। उसका कोट भी हर इंच फटा हुआ था, जिससे तांबे और लोहे में ढली हुई मांसपेशियां दिखाई दे रही थीं, जो चट्टान से भी सख्त लग रही थीं और उनमें विस्फोटक शक्ति थी। दूर से देखने पर वह एक चलते हुए स्टील के किले की तरह लग रहा था। आम लोगों के बीच ऋतिक पहले से ही एक हट्टा कट्टा इंसान है, लेकिन उसके सामने महाबली की तुलना में वह एक ऐसे बच्चे की तरह है जो अभी तक विकसित नहीं हुआ है। इस समय महाबली ने अपनी आंखों से ऋतिक को घूरते हुए चिढ़ते हुए आवाज में कहा, बदबूदार लड़के, मुझे भड़काना यह तुम्हारे जीवन का आखिरी काम है, लेकिन जल्द ही तुम मेरे हाथों मर जाओगे। महाबली के राक्षस देवता जैसे रूप को देखकर ऋतिक कांप उठा, मानो कोई भयानक जानवर उसे घूर रहा हो। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की, ध्यान भटकाने वाली हरकतों को त्याग दिया और दहाड़ लगाई, एक ऐसी दहाड़ के साथ जिसने आकाश को हिला दिया। इस समय ऋतिक की आत्मा और जोश चरम पर पहुंच गया। उसकी रीढ़ थोड़ी टेढ़ी हो गई थी और उसकी 5 उंगलियां पंजों में बदल गई थीं। उसके बाघ के पंजे सोने को छेदने और पत्थरों को तोड़ने के लिए विकसित किए गए हैं। अब वह अपनी उंगलियों को छेदता है। नश्वर शरीर को तो छोड़िए, चाहे वह मजबूत कंक्रीट ही क्यों न हो, उसमें छेद हो ही जाएगा। हालांकि ऋतिक के आक्रामक हमले को देखकर
महाबली ने तिरस्कार पूर्ण तरीके से देखा, स्थिर खड़ा रहा और चकमा देने का इरादा नहीं किया। ऋतिक के बाघ के पंजे ने महाबली की छाती पर वार किया और सोने और लोहे की आवाज आई। महाबली को कोई चोट नहीं आई, लेकिन ऋतिक कांप उठा और उसके दाहिने हाथ से एक जोरदार जवाबी झटका आया। तेज दर्द के कारण वह रोने लगा। हाँ, चींटी की तरह। क्या तुम मुझे गुदगुदी करते हो? महाबली ने कहा। उसकी गति बदल गई, उसके बाल खड़े हो गए और उसकी बाहों की मांसपेशियां उभर गईं, जैसे मौत का एक दानव। इस समय महाबली ने अपने हाथ बढ़ाए और ऋतिक को पकड़ लिया। अचानक ऋतिक ने मौत की सांस आती देखी। उसका शरीर हिंसक रूप से पीछे हटा और चकमा देना चाहता था, लेकिन आखिरकार वह एक कदम बहुत देर से आया था। अचानक महाबली ने एक लचीली गति दिखाई जो उसके बड़े आकार के साथ असंगत थी। वह छोटा था। उसने ऋतिक के पैरों को सीधे दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऋतिक को हवा में खींच लिया। अगले ही पल उस जगह में एक न विश्वास करने वाला दृश्य हुआ। महाबली ने ऋतिक के टखनों को दोनों हाथों से दबाया और फिर बाएं और दाएं पटक दिया। क्रैक! शरीर के फटने की आवाज तुरंत सुनाई दी। ऋतिक के मूल मोटे शरीर को महाबली ने अचानक फाड़ दिया और दो टुकड़ों में बांट दिया। जिंदा फाड़ दो। हत्या के इस भयानक तरीके ने सभी पर अनोखा दृश्य प्रभाव डाला है। ऋतिक की आंतें, आंतरिक अंग और दूसरे अंगों सहित अनगिनत मांस और खून जमीन पर बिखरे हुए थे और साथ ही महाबली का शरीर लाल रंग से रंगा हुआ था। वह जगह नरक जैसी थी और खून से लथपथ महाबली के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। प्रकाश की चमक के नीचे यह अत्यंत विभत्स लग रहा था, जैसे 9 पाताल लोकों के नीचे असुरों का दानव राजा। वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। महाबली के राक्षस देवता जैसे दृश्य को देखकर गंजा आदमी और दूसरे लोग सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि इनविजिबल बड़े हाथों की एक जोड़ी है जो उनके दिलों को जमकर निचोड़ रही है, जिससे उनकी सांस लगभग फूल रही है। कुछ लोग तो पीले पड़ गए, थोड़ी देर के लिए अपने मुंह ढक लिए। वे सभी हताश हैं जो अपना खून चाट रहे हैं। इन वर्षों में कौन सा क्रूर दृश्य नहीं देखा गया है, लेकिन इस समय ऋतिक को जिंदा फाड़े जाने के दृश्य को देखते हुए पैरों के तलवों से स्वर्गीय आत्मा के आवरण तक एक अनोखी ठंडक फैल गई और शरीर में खून जम गया। सिर वाला गंजा आदमी बेहद उदास लग रहा था। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसके माथे पर धड़कती नसें उसके दिल में आश्चर्य और डर को भी उजागर कर रही थीं। तुम्हें पता है, ऋतिक उसका नंबर 1 योद्धा है। परिवार का एक शिष्य 8वीं रैंक का क्षेत्र रखता है और वह एक ही पंजे से एक स्तंभ को खोल सकता है और एक पत्थर को तोड़ सकता है। हालांकि महाबली का सामना करने पर उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था और जब वह उससे मिला तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बर्फीली जमीन पर ऋतिक की लाश आधी फटी हुई थी। साथ ही आंतें और आंतरिक अंग चारों ओर बिखरे हुए थे, जो लोगों को चौंका देने वाले थे और लोगों पर एक मजबूत दृश्य प्रभाव डालते थे। खून की गंध जिसे दूर नहीं किया जा सकता था ने गंजे आदमी और दूसरे को लगभग पागल बना दिया। थोड़ी देर के लिए निराशा नामक एक भावना ने उन्हें भर दिया। इस जिंदगी और मौत की दौड़ के नियमों के अनुसार गंजे आदमी के पास मास्टर वीरेंद्र के तहत 13 भाइयों को हराने वाला कोई होना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार मुझे डर है कि महाबली अकेले उनकी पूरी सेना का सफाया कर सकते हैं। जी। इस समय महाबली ने मुस्कुराते हुए गंजे आदमी की ओर अपना गला काटने की उत्तेजक हरकत की और फिर अहंकार से पूछा, अगला कौन मरेगा? जैसे ही उसने यह कहा, गंजे आदमी की आंखें भीग गईं। उसकी आंखें आसपास के लोगों पर घूम गईं। हालांकि जब उसके नीचे काम करने वालों के ग्रुप ने यह देखा तो उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। काश जमीन में कोई छेद होता जहां वे घुस सकते। चाहे वे आम तौर पर कितने भी भयंकर क्यों न हों, कोई सच में मृत्यु से कैसे डर सकता है? ऐसे क्रूर तरीकों से मारे जाने की तो बात ही छोड़िए। अचानक भीड़ के पीछे एक एक पैर के आने की आवाज सुनाई दिया। सभी की निगाहें इधर उधर घूम गईं और उन्हें एहसास हुआ कि जो बाहर आया वह भीष्म था, जो ओमकार मल्होत्रा का बॉडीगार्ड था। भीष्म एक गंजा आदमी नहीं है, लेकिन इस बार
गंजा आदमी ओमकार मल्होत्रा का प्रतिनिधित्व करता है। इस निराशाजनक स्थिति में हालांकि भीष्म को पता था कि वह महाबली का दुश्मन नहीं हो सकता, फिर भी उसे खड़ा होना पड़ा। भीष्म को देखकर उसके आदमियों की आंखें चमक उठीं। हालांकि भीष्म सप्ताह के दिनों में बिना मुस्कुराए और बहुत कम बोलने वाला होता है, लेकिन हर कोई जानता है कि उसकी ताकत खास है और वह 9वें चरण के दायरे में एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ है। अगर वह आगे बढ़ने को तैयार है तो वह सबसे ज्यादा संभावना है कि वह महाबली को हरा देगा। भीष्म कदम दर कदम मैदान के केंद्र की ओर चला गया। भीष्म, उसका चेहरा बहुत सीरियस था। उसने दूर से महाबली को देखा और चौंकने का इशारा किया। यह देखकर महाबली ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और फिर आगे बढ़ा। एक चलते हुए स्टील के किले की तरह हमला किया। हर बार जब पैर का तलवा जमीन पर पड़ता तो कंक्रीट का फर्श घने मकड़ी के जाले की तरह टूट जाता, क्योंकि यह आतंक के बल का सामना नहीं कर सकता। कच्चे लोहे जैसी मुट्ठी मानो स्टील की प्लेट को भेदने में सक्षम हो। यह देखकर कि भीष्म को लोहे की मुट्ठी से मारा जाने वाला है, उसका आभा मंडल अचानक बदल गया। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां गड़गड़ाने लगीं। उसने कई तरह की चटकने वाली आवाजें निकालीं और अचानक उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। अगले ही पल उसकी कमर अचानक हवा में मुड़ गई, एक लोच की तरह लचीली, महाबली की लोहे की मुट्ठी से बचने में सक्षम। इसके तुरंत बाद उसने अचानक अपना शरीर नीचे किया, अपने गुरुत्वाकर्षण का केंद्र किया, अपने घुटनों को मोड़ा, अपने दाहिने पैर को हिलाया, अपने घुटनों को उछाला और एक शक्तिशाली स्वीपिंग पैर से महाबली के बाएं टखने पर लात मारी। यह निरंतर गति चिंगारी और आग के बीच हुई, साफ और साफ, बिना किसी गड़बड़ी के। महाबली शहर में एक अद्भुत क्रूर शक्ति थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट नहीं सीखा था। वह चौंक गया और उसके पास बचाव करने का समय नहीं था और भीष्म ने उसे लात मार दी। इसके बाद महाबली ने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र खो दिया और उसका बड़ा शरीर एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। यह दृश्य देखकर गंजे सिर वाले आदमी और दूसरे लोग बहुत उत्साहित थे। वे इतने उत्साहित थे जैसे कि उन्होंने चुन दवा ले ली हो। उन्होंने अपनी बाहें उठाईं और चिल्लाया, भाई भीष्म, अच्छा काम किया, महाबली को मार डालो। हाँ, ये आदमी थोड़ा बड़ा है और दिखावटी लगता है, लेकिन एक असली गुरु के सामने वह एक वार भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई भीष्म, उसे कौन रोक सकता है? एक साधारण महाबली की तो बात ही छोड़िए, बाकी 13 भाई जरूर से विरोधी नहीं है। अचानक महाबली जमीन से उछला, उसके बाल जड़ से उखड़ गए, उसकी मांसपेशियां गांठदार हो गईं, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी बड़ी तांबे की घंटी जैसी आंखें बाहर देखने को तैयार थीं और वह भीष्म को जिंदा नंगा करने का इंतजार नहीं कर सकता था। तुमने मुझे मेरे पिता के सामने मूर्ख बना दिया। बहुत बढ़िया, मैं बाद में तुम्हारे शरीर की हर हड्डी तोड़ दूंगा ताकि तुम बच न सको या मर न सको। महाबली की गहरी और कर्कश आवाज अदालत में बिजली की तरह गूंज उठी। हालांकि सतह पर उसका ऊपरी हाथ था, भीष्म के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। इसके बजाय वह बेहद सीरियस था। उसने अभी अभी पैर झाड़ने के लिए उस चाल के साथ 10 सफल शक्तियों का इस्तेमाल किया था। एक झटके में दुश्मन को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए तैयार था। लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि भले ही महाबली को उसने नीचे गिरा दिया था, लेकिन वह साफ तौर से प्रभावित नहीं हुआ था और वह इतनी जल्दी उठ गया। इस तरह महाबली न केवल अलौकिक शक्ति के साथ पैदा हुआ है, बल्कि कल्पना से परे शारीरिक सुरक्षा भी है। नंगे हाथों से उसे कोई नुकसान पहुंचाना लगभग नामुमकिन है। एक बार के लिए भीष्म का दिल नीचे तक डूब गया। आगामी लड़ाई में महाबली, जो बहुत गुस्सा था, एक बहुत पुराने जानवर में बदल गया था। उसकी युद्ध शक्ति आसमान छू रही थी और उसने अपनी सहज प्रवृत्ति का उपयोग करके लोहे की मुट्ठी को उड़ा दिया। हालांकि महाबली की चालों में कोई खास कौशल नहीं था, लेकिन भयानक शक्ति ने भीष्म को उसे सामने से हिलाने की हिम्मत नहीं दी, इसलिए वह केवल शर्मिंदगी में भाग सकता था, जवाबी हमले के अवसरों की तलाश में। हालांकि भीष्म ने आखिरकार अवसर का फायदा उठाया और कई हमले किए, लेकिन महाबली ने आंख मूंद ली, जिससे भीष्म को उसके शरीर पर वार करने का मौका मिल गया और साथ ही इस अवसर का इस्तेमाल भीष्म पर हमला करने के लिए किया।
ज्यादा से ज्यादा भीष्म के हमले ने महाबली को थोड़ा दर्द महसूस कराया। हालांकि महाबली की लोहे की मुट्ठी भीष्म के लिए जानलेवा खतरा बन सकती थी। इस बदलाव के तहत भीष्म को हर जगह पीटा गया है, खून से लथपथ है और उसके शरीर पर कोई अच्छा मांस नहीं है, और उसकी चकमा देने की क्रिया अनजाने में धीमी हो गई, सांस के लिए हाँफने लगी। दूसरी ओर महाबली और भी साहसी हो गया और तेजी से आगे बढ़ा। अचानक महाबली का हाथ तेज गड़गड़ाहट की तरह था। एक आवाज बूम बनाते हुए भीष्म की ओर फटा। अच्छा नहीं। भीष्म का दिमाग चकरा गया और उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। युद्ध में वर्षों के अनुभव ने उसे बताया कि अगर महाबली ने उसे मारा तो वह जरूर से बहुत निष्क्रिय स्थिति में आ जाएगा। मौत का खतरा करीब था और भीष्म हिंसक रूप से पीछे हट गया और चकमा देना चाहता था। आखिरकार वह अभी भी धीमा था। महाबली की लोहे की मुट्ठी ने भीष्म के निचले पेट पर जोरदार वार किया। एक पल में भीष्म का शरीर झींगा के आकार में झुक गया, खून की उल्टी कर रहा था और टूटी हुई रेखा वाली पतंग की तरह 10 मीटर से ज्यादा उल्टा उड़ गया, लंगड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। तेज दर्द ने उसके चेहरे की खासियत को आपस में उलझा दिया। इस समय वापस लड़ने की बात तो दूर, एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं है। हर कोई दूर तक देख रहा था। उसके निचले पेट की त्वचा फट गई थी, खून बह रहा था और उसका ज्यादातर शरीर लाल हो गया था। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया गया तो भले ही महाबली कुछ न करे, वह बहुत ज्यादा खून बहने से मर जाएगा। इस समय महाबली भीष्म के पास आगे बढ़ा, उसे मुर्गे की तरह गर्दन से पकड़ा, उसे उठाया और फिर बेशर्मी से हंसा। हाँ 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 हाँ, अलग है क्या? तुम अभी घमंडी नहीं थे? तुम अब मरे हुए कुत्ते की तरह क्यों हो? मर जाओ मेरे लिए। ऐसा कहने के बाद महाबली ने भीष्म की गर्दन को बुरी तरह से पकड़ लिया और उसके सिर को ठंडी और सख्त जमीन पर पटक दिया। अगर यह नीचे पटक दिया गया तो भले ही भीष्म भाग्यशाली रहा कि वह नहीं मरा, लेकिन वह शायद जीवन भर के लिए वनस्पति बन जाएगा। एक पल के लिए गंजा आदमी और दूसरे लोगों ने इस क्रूर दृश्य को देखने से डरते हुए अपनी आंखें घुमाईं। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है और वे केवल मरने का इंतजार कर सकते हैं। इस जरूरी क्षण में भीड़ के पीछे से एक दबंग और अनूठा दहाड़ सुनाई दी। मूर्ख बड़े आदमी, मुझे रोको। 9 दिनों में गड़गड़ाहट की तरह वह दहाड़ मैदान में सभी के कानों में गूंज उठी, खासकर महाबली। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर बालों से भर गया है, जैसे कि कोई जंगली जानवर उसे घूर रहा हो। इनविजिबल रूप से एक हथौड़े ने उसकी छाती पर वार किया, जिससे उसका हाथ स्थिर हो गया। सभी को केवल यह महसूस हुआ कि उनके सामने एक फूल था और एक काली छाया सरपट दौड़ती हुई महाबली की ओर बढ़ी। अगले ही पल महाबली ने केवल यह महसूस किया कि एक शक्तिशाली बल जो विरोध नहीं कर सका, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उसकी कलाई पर फट गया। उसने अवचेतन रूप से भीष्म की गर्दन को पकड़ने वाले हाथ को छोड़ दिया और फिर मजबूती से खड़े होने के लिए 7 या 8 कदम उठाए। इस समय मैदान में एक यंग आकृति दिखाई दी, लगभग 17 या 18 साल की, एक हाई स्कूल के स्टूडेंट की तरह जो यहां जगह से बाहर लग रहा था। दूसरी तरफ गंजे आदमी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, जिससे उसके दिल में एक बड़ा झटका लगा। उसने साफ तौर पर पहचान लिया कि भीष्म को बचाने वाला यंग आयान था, जो कल रात सानवी के साथ गुप्त अड्डे पर आया था। गंजे की नजर में आयान एक साधारण स्टूडेंट था, खास, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आयान मंच पर आने पर इतनी अद्भुत ताकत दिखाएगा। उसकी गति आम लोगों की नजरों से भी परे है। भाई आयान, हालांकि भीष्म को आखिरी समय में बचा लिया गया था, लेकिन वह उस समय मर रहा था। सांस फूल रही थी, मानो वह अगले ही पल बेहोश हो जाएगा। यह देखकर आयान ने संकोच नहीं किया और तुरंत भीष्म के शरीर में एजोर ड्रैगन की शक्ति का इस्तेमाल किया। एक पल में भीष्म ने महसूस किया कि एक शुद्ध, धार्मिक और शांतिपूर्ण शक्ति अंगों और लाशों में फैल गई, उसकी चोटों की मरम्मत कर रही थी और उसके शरीर पर भयानक घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। आयान ने उसे एक दृढ़ नजर से देखा और गहरी आवाज में कहा, भीष्म, हालांकि मैं तुम्हारे गिरोह का सदस्य नहीं हूं, लेकिन यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ। मुझे बाकी सब छोड़ दो।
यह सुनकर भीष्म की आंखों में अभूतपूर्व उत्साह चमक उठा, मानो उसने उद्धारकर्ता को दुनिया में आते देखा हो। इस समय आयान ने भीष्म का समर्थन किया और गंजे आदमी की टीम में वापस आ गया। उन्हें भीष्म की देखभाल करने दिया और फिर महाबली का सामना करने के लिए अखाड़े में चला गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान महाबली चुप रहा। उसकी बड़ी आंखें आयान को घूर रही थीं, जैसे कोई बड़ा दुश्मन हो। यह साफ है कि आयान बिना किसी डर के एक बालों वाले लड़के की तरह दिखता है, लेकिन महाबली किसी भी चीज की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करता। अभी भीष्म ने अपनी पूरी कोशिश की और हताश होकर लड़ा और कभी भी महाबली को कोई घातक नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन आयान ने लापरवाही से उसकी कलाई की ओर इशारा किया और उसकी कलाई अभी भी थोड़ी देर के लिए दर्द कर रही थी। आयान के शरीर से महाबली को एक मजबूत और खतरनाक आभा महसूस हुई, जैसे कि प्रकृति में एक जानवर प्राकृतिक दुश्मनों का सामना कर रहा हो। लड़के, तुम कौन हो? अपना नाम रिपोर्ट करो और मेरे अधीनस्थ अनाम को नहीं मारेंगे, महाबली ने गुस्से में कहा। यह सुनकर आयान ने अचानक अपनी रीढ़ सीधी कर ली। उसका शरीर एक भाले जैसा था जो आकाश को भेदता था और ठंडे आवाज में कहा, तुम्हारी कसम, तुम मेरी पहचान जानने के लायक नहीं हो। आयान की आवाज हालांकि बहुत तेज नहीं थी, शांत झील की सतह से टकराने वाले एक बड़े पत्थर की तरह थी, जिससे हजारों लहरें उठ रही थीं। कुछ समय के लिए न केवल महाबली बल्कि 13 नहीं और शमशेर सभी के चेहरे पर न विश्वास करने वाले भाव थे और उनके दिलों में बेतुकेपन की भावना दिखाई दी, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा मजाक सुना हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? महाबली 13 भाइयों का नेता है, लेकिन मास्टर वीरेंद्र के हाथों में नंबर 1 योद्धा। वह वर्षों से अंडरग्राउंड दुनिया में रहा है और कभी असफल नहीं हुआ है। यहां तक कि 9वीं रैंक के मार्शल आर्टिस्ट भीष्म को भी उसने अमानवीय मानकर तबाह कर दिया है और उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। और तो और यह उपलब्धि है कि महाबली को मार्शल आर्ट नहीं आती थी और वह केवल अपनी प्राकृतिक दिव्य शक्ति पर निर्भर था। असली मार्शल आर्ट मास्टर की तुलना में उसकी शक्ति और शारीरिक सुरक्षा शायद बहुत बेहतर नहीं है। हालांकि अभी अभी आयान ने कमाल की तेजी दिखाई। उसने अपने मुंह से खाना पकड़ा और भीष्म को महाबली के हाथों से बचाया। लेकिन बाहरी लोगों की नजर में सिर्फ तेजी महाबली को नहीं हरा सकती। लेकिन अब आयान उसे और भड़काते हुए कहता है कि वह अपनी पहचान जानने का हकदार नहीं है। यह अब अहंकार नहीं है, यह पागलपन और असीमता है। इसके अलावा आयान के भाषण का लहजा कुछ तथ्यों को उजागर करता हुआ लग रहा था, जिसने महाबली को गुस्सा कर दिया और उसे लगा कि वह बहुत अपमानित हुआ है। अहंकारी बेटा, गुस्सा मत हो। अगर तू मुझे बिना मरे 3 मुक्के मार सकता है तो मैं घुटने टेक कर तेरे दादा को बुलाऊंगा। महाबली की आंखें आग की लपटों से जल रही थीं और उनकी मांसपेशियां ऊपर की ओर उभरी हुई थीं, जिनमें विस्फोटक शक्ति थी। अचानक महाबली का आकार फिर से आसमान छूने लगा और वह जबरदस्ती 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ गया, लगभग 2 मीटर 3। NBA में भी वह एक बड़े की तरह है जो लोगों को सीधे खड़े होने का एहसास कराता है। उसकी भुजाएं खंभे जितनी मोटी हैं, मानो वह बेतरतीब मुक्का मारकर दर्जनों सेंटीमीटर मोटे बख्तरबंद दरवाजे को भेद सकता है। बूम! अगले ही पल महाबली का शरीर तोप के गोले की तरह था जो आयान की ओर बढ़ रहा था। उसकी शक्ति भीष्म का सामना करने की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत थी, मानो वह एक मुक्का मारकर आयान को उड़ा सकता था। एक निश्चित दूरी पर भी गंजा आदमी और दूसरे लोग चुप थे, भयावहता से हैरान। हालांकि इस समय आयान अभी भी शांत और संयमित दिख रहा था, जैसे कि उसने आक्रामक महाबली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हो। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को हल्के से ऊपर उठाया और बहुत ही लापरवाही से आगे झुका। दोनों पक्षों के बीच मुट्ठियों के टकराने की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। हालांकि सभी की उम्मीदों से परे आयान ने अभी भी मुक्का मारने की मुद्रा बनाए रखी, बिना किसी चोट के गर्व से खड़ा रहा, यहां तक कि अपने पैरों को 1 इंच भी हिलाए बिना। दूसरी ओर महाबली ने अनिच्छा से खड़े होने से पहले 1 दर्जन कदम पीछे हट गए। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि महाबली के दाहिने हाथ की आस्तीन पूरी तरह से टूट गई थी और उसकी मुट्ठी
लाल और काली हो गई थी, जैसे कि उसे जोर से मारा गया हो। यहां तक कि महाबली का चेहरा भी दर्द से भर गया था। अभी अभी हुए मुक्का में आयान ने गोल्डन लाइट आर्मर या दूसरे अलौकिक शक्तियों का उपयोग नहीं किया, लेकिन अकेले परिवार द्वारा पारित स्वर्गीय अधिपति शरीर महाबली से कहीं बेहतर था। दूसरी तरफ तीव्र दर्द ने महाबली के शरीर में उग्रता पैदा कर दी। उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया और जवाबी झटके की मदद से उसने फिर से आयान पर हमला किया। दूसरा मुक्का। इस बार उसकी शक्ति 3 अंकों से ज्यादा मजबूत लग रही थी और चारों ओर ध्वनि के धमाके हो रहे थे, जैसे कि हवा फट गई हो। हालांकि आयान ने वही करतब दिखाना जारी रखा, धीरे धीरे मुक्के मारना। नतीजा खुद ब खुद साफ है। महाबली एक बार फिर 10 मीटर से ज्यादा हिल गया। ये बेकार है, कमजोर है, आयान ने ठंडे आवाज में टिप्पणी की। मूर्ख बड़े आदमी, क्या तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो या तुम काफी नहीं खा रहे हो? इस उकसावे को सुनकर 13 भाइयों के ग्रुप के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। वे आयान को सदमे में देख रहे थे। कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके दिखने में कमजोर शरीर में इतनी भयानक शक्ति होगी। और मास्टर वीरेंद्र ने भी अपनी मुस्कान को संकुचित कर लिया। उनके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं और उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी, जो एक जहरीले सांप की तरह आयान को घूर रही थी। इस समय महाबली ने कड़वी दहाड़ लगाई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कि वह इंसान से ज्यादा जानवर हो। यदि आप एक कायर और कमजोर आदमी हैं, तो आपको केवल इसे घूरने की जरूरत है, और मुझे डर है कि आप डर जाएंगे और कमजोर होकर जमीन पर गिर जाएंगे। महाबली के हर पैर ने कठोर कंक्रीट के फर्श को कुचल दिया और उसके शरीर ने भी एक राक्षस जैसी आभा प्रकट की, जिसने दुनिया को नष्ट कर दिया और पृथ्वी को खत्म कर दिया। अगर वह शहर मुझे रोकना चाहता है तो मैं उसे छेद दूंगा। अगर मैं उस दिन मुझे रोकना चाहता तो मैं इससे टुकड़े टुकड़े कर देता। अगर जमीन मुझे रोकना चाहती है तो मैं इसे कुचल दूंगा। इस दृश्य को देखते हुए महाबली को अचानक एहसास हुआ कि उसकी ताकत ने गुणात्मक छलांग लगाई है, एक नए क्षेत्र में पहुंच गया है। यह दृश्य देखकर आयान ने अपनी भौहें उठाईं और अपने पिछले लापरवाह रूप को कम कर दिया। उसके शरीर पर आभा पूरी तरह से बदल गई, जैसे एक निष्क्रिय ड्रैगन अचानक जाग गया हो, जैसे समुद्र की तरह एक खाई दुनिया को मारने की कोशिश कर रही हो। नाहा की सर्वोच्च आभा बाहर आ गई, सभी दिशाओं में फैल गई। लोगों को भारी और टूटने का एहसास हुआ। 100 मीटर के भीतर वे सभी आयान के जबरदस्त दबाव में आ गए और हर कोई हैरान था, जैसे कि वे एक निर्धारण तकनीक के अधीन थे और बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। यहां तक कि महाबली की मुट्ठी की गति भी स्थिर थी। इस समय आयान की तेज निगाहें तलवार की तरह चुभ गईं। इसके तुरंत बाद उसने अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया और फिर अपना मुक्का पटक दिया। मंगल पृथ्वी से टकराया। बीच हवा में दोनों की मुट्ठियां आखिरकार आपस में टकरा गईं। महाबली अलौकिक शक्ति और पराक्रम के साथ पैदा हुआ था। यदि पुराने समय में रखा जाए तो वह युद्ध के मैदान में 10,000 लोगों का दुश्मन होगा और वह एक शाश्वत सैन्य कारनामा स्थापित करने में सक्षम हो सकता है और उसका नाम हमेशा के लिए रहेगा। और अब उसे और भी ज्यादा बोध हुआ, इस मुक्के में दुनिया को खत्म करने की शक्ति थी। हालांकि वह मजबूत है, लेकिन आयान उससे भी ज्यादा मजबूत है। एक पल में आयान ने अपना शरीर बदल लिया, जैसे कि वह एक साधारण लड़के से एक उच्च देवता में बदल गया हो, जो आम लोगों को देख रहा हो और दुनिया को देख रहा हो। इशारों के बीच उसने एक राजसी आचरण प्रकट किया, जैसे कि एक मुक्का 9 दिनों तक दुनिया को भेद सकता है। उसके चारों ओर की दुनिया की जीवन शक्ति उसकी मुट्ठी में भर गई। 4 आत्माओं की शक्ति एक ही समय में फूट पड़ी और विनाशकारी शक्ति ज्यामितीय रूप से आसमान छू गई। यह मुक्का राजसी, अजेय, हजारों मील निकल गया। यह ऐसा था जैसे कोई शैतान आसमान में तारों को धकेल रहा हो, चमक रहा हो, 9 स्वर्गों के ऊपर सूरज को ग्रहण कर रहा हो। आयान के शरीर में खून अशांत था, नदी की तरह। एक निश्चित दूरी पर भी महाबली उसमें भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था और उसका शरीर चौंक गया और दुनिया में डर की भावना पैदा हो गई। वह कभी इतना डरपोक नहीं हुआ था जब उसका सामना जापान साम्राज्य के ग्रैंड मास्टर डैनी से हुआ था, लेकिन अब
महाबली पहले से ही स्ट्रिंग पर है और उसे इसे भेजना है। हताशा में वह केवल अपने शरीर की सारी शक्ति को इस मुक्के में इंजेक्ट कर सकता था। सुई की नोक का सामना करती है और आकाश की गड़गड़ाहट जमीन को हिला देती है। एक बम विस्फोट से तेज आवाज हुई और लीक हुई ऊर्जा ने मैदान में सभी को प्रभावित किया, जैसे कि तीव्रता का तूफान आया हो। कुछ कमजोर पीढ़ियां अचानक जमीन पर गिर गईं और हवा में बारूद के धुएं की गंध भर गई। काफी देर बाद जब धुआं छौंटा तो हर कोई स्थिति को साफ साफ देख सकता था। दूर से देखने पर महाबली, जो पहले भी अजेय था और एक दानव देवता की तरह दिखता था, इस समय उदास और लंगड़ाकर जमीन पर पड़ा था। पूरे दाहिने हाथ में एक असामान्य मोड़ दिखाई दिया, जैसे कि एक मोड़, सफेद हड्डियां, खून टपकना और पूरी तरह से युद्ध की प्रभावशीलता खोना। ऐसा लगता है कि वह आत्मा से खोखला हो गया है। अगर यह सामान्य लोगों से परे इच्छा शक्ति के समर्थन के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि वह बहुत पहले ही मर चुका होता। दूसरी ओर आयान अपने हाथों को अपने हाथों में लिए शांत और आत्मविश्वासी एक गुरु की तरह खड़ा था। उसके खिलाफ अभी अभी किए गए 3 मुक्कों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और उसे एक बूंद भी पसीना नहीं आया। यह दृश्य देखकर मास्टर वीरेंद्र और 13 भाइयों के दिलों में एक बड़ी लहर दौड़ गई। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अचानक बाहर निकला छोटा लड़का आश्चर्यजनक नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें इतनी भयानक शक्ति थी। दूसरी तरफ गंजे आदमी और दूसरे लोगों के चेहरे परमानंद से भरे हुए थे, साथ ही परिणाम की भावना भी थी। इस समय आयान महाबली की ओर बढ़ा, जो जमीन पर लंगड़ा रहा था। उसके सीने पर युद्ध के नगाड़ों की तरह कदमों की आवाजें बज रही थीं। आयान ने उसे कृपालुता से देखा। उसके मुंह के कोने पर एक अजीब छाप बना हुआ था। मजाक में, महाबली, क्या तुमने अभी नहीं चिल्लाया था? जब तक मैं तुम्हें 3 मुक्के मारूंगा, तुम घुटने टेक कर दादाजी को पुकारोगे? अब चिल्लाओ। आयान की आवाज महाबली की छाती में एक तीखी तलवार की तरह चुभ गई। अगर कोई और उससे इस लहजे में बात करने की हिम्मत करता तो वह शायद बहुत पहले ही दूसरे आदमी को पीट पीट कर मार डालता। लेकिन अब जब आयान का सामना हुआ तो महाबली बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका और वह बेहद दुखी था। इस समय कुछ ही दूरी पर एक जोरदार चीख सुनाई दी। बेटा, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई अभी शुरू हुई है। तुम इतने घमंडी क्यों हो? मेरे तीसरे भाई डबल चाकू बलबीर को तुमसे मिलने आने दो। जैसे ही आवाज गिरी, 13 भाइयों से एक दुबला पतला आदमी बाहर निकला। वह आदमी केवल 6 फीट लंबा था, लेकिन उसकी भुजाएं बंदर की तरह पतली थीं। उसके हाथ में 2 अजीबोगरीब आकार के दोहरे चाकू थे। बायां चाकू सिकाड़ा के पंखों जितना पतला था और दायां चाकू पत्थरों जितना भारी था। उसने अपने हाथ में 2 चाकू लेकर हवा को चीर दिया और महाबली को राहत देने के लिए आयान के दरवाजे की ओर वार किया। डबल तलवार शैली, जैसा कि नाम से पता चलता है, लड़ने के लिए डबल तलवारों का उपयोग है। यह मार्शल आर्ट का एक बहुत ही भयानक स्कूल है। हालांकि ताकत के मामले में यह 2 हाथों से एक हाथ के झूले से कमजोर है, लेकिन 2 तलवारों का संयोजन एक चाकू की तुलना में ज्यादा बदलाव ला सकता है। डबल चाकू की कला दुश्मन को भ्रमित कर सकता है। यदि दुश्मन थोड़ा विचलित और लापरवाह है तो वह खून से लथपथ 5 कदम आगे निकल जाएगा और मर जाएगा। इस समय तीसरा भाई डबल चाकू बलबीर मुख्य रूप से बाएं हाथ के चाकू और दाएं हाथ के चाकू द्वारा पूरक, उसके हाथों में डबल चाकू एक तितली की तरह ऊपर और नीचे उड़ते हुए लोगों को चकाचौंध करते हुए, एक हैक और एक स्लैश, एक भयंकर हत्या के इरादे से डबल चाकू पर खून के खांचे हैं। अगर चाकू कट जाता है तो परिणाम विनाशकारी होंगे। तलवार की रोशनी का आकाश आयान को ढक रहा था, मानो उसे हजारों बार काटना चाहता हो। हालांकि जब उसने यह दृश्य देखा तो आयान ने अपनी भौहें उठाईं और मजाक किया। चावल के दाने की रोशनी, सूरज और चांद से मुकाबला करने की हिम्मत। जैसा कि उसने कहा, उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटक दिया और उसकी गति उसकी वायु शक्ति के साथ आसमान छू गई, जैसे कि 10,000 फीट का पहाड़ हो। इसके बाद आयान के हाथ पानी से बाहर निकले मछली की तरह बाहर निकले और चाकू पकड़े हुए बलबीर के हाथों और कलाई को पकड़ लिया। उसने अपने भौतिक रूप में वर्मिलियन बर्ड की शक्ति का इस्तेमाल किया, जो कि बिजली की तरह तेज थी।
बलबीर को लगा कि उसके सामने एक फूल है और उसके पास रिएक्शन करने का कोई समय नहीं था और उसके पास चाकू से वार करने का भी मौका नहीं था। अगले ही पल आयान के हाथ पंजे बन गए जो बाघ के मुंह की तरह बलबीर की कलाई पर कील से जड़ दिए गए और फिर उसने अपने जोड़ों को मोड़ दिया। क्रैक क्रैक, दो हड्डियों के टूटने की आवाज लगभग एक ही समय में आई जो खामोश मैदान में खास तौर से अचानक और कठोर लग रही थी। सिर्फ एक चेहरे पर बलबीर के हाथ और कलाई पूरी तरह से टूट गए थे और दो चाकू दो खड़खड़ाहट की आवाज के साथ जमीन पर गिरे। आह! बलबीर के गले में गहरी दहाड़ थी। तीव्र दर्द के कारण उसका पूरा चेहरा एक साथ मुड़ गया था। उसके माथे की नसें फड़क रही थीं और उसकी टी शर्ट तुरंत ठंडे पसीने से भीग गई थी। यहां से चले जाओ। अयान ने ठंडी सांस ली और उसी समय बलबीर के पेट पर अचानक लात मारी। बूम! बलबीर को एक तेज रफ्तार ट्रेन ने टक्कर मार दी और वह आसमान में उड़ गया। 10 मीटर से ज्यादा उड़ने के बाद वह जमीन पर गिर गया। यह दृश्य देखकर शेष 13 भाइयों सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके चेहरे काफी बदल गए। जब से बलबीर ने अपनी तलवार खींची और आयान पर हमला किया, तब से लेकर जब उसे टूटी कलाई से लात मारी गई, सच में इसमें केवल 10 सेकंड से ज्यादा का समय लगा। एक समय के लिए 20 साल से कम उम्र के आयान ने उन पर अनोखा दबाव डाला। मैदान में सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं आई और सुई गिर गई। स्थिति में भूचाल आ गया। ऐसा लग रहा था कि वे 9 स्वर्गों के ऊपर देवताओं और बुद्धों का सामना कर रहे हैं या 9 पाताल के नीचे शूरा का। मार्शल आर्ट की ताकत के मामले में महाबली और बलबीर को 13 भाइयों में सबसे मजबूत माना जाता है। दूसरा भाई करणवीर योजना बनाने में अच्छा है और मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं है। हालांकि दूसरे भाई में अच्छी ताकत है, फिर भी वे महाबली और बलबीर से कमतर हैं। अब महाबली और बलबीर, दो शीर्ष लड़ाकू शक्तियां, आयान द्वारा आसानी से पराजित हो गईं और दूसरों के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। और मास्टर वीरेंद्र का चेहरा और भी अनिश्चित था। अचानक ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है। जब भीष्म ने पहले आयान को बुलाया था तो उसने भाई ये कहा था। इस समय मास्टर वीरेंद्र आयान के प्रति बहुत संवेदनशील है। अचानक उसका शरीर बिजली के झटके की तरह चौंक गया। उसकी आंखें भय से चमक उठीं और उसने अपने दिल में कहा, अगर यह सच में वह आदमी है तो मुझे डर है कि उसके सभी धर्मी बेटे एक साथ गोली मार दिए जाएंगे और केवल मरने के लिए। यह सोचकर वीरेंद्र ने चुपचाप अपनी पीठ मोड़ ली, ध्यान से अपना मोबाइल फोन निकाला और जल्दी से जापान के साम्राज्य के ग्रैंड मास्टर डैनी को एक मैसेज भेजा। इस समय आयान की तीखी नजर शेष 10 भाइयों पर पड़ी और हल्के से कहा, मुझे जल्दी है, चलो साथ चलते हैं। यह वाक्य 9 दिनों में गड़गड़ाहट की तरह था। यह शेष 10 भाइयों के कानों में फट गया। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि वे बहुत अपमानित थे और उनके चेहरे पर बेहद गुस्से के भाव थे। यदि वे अकेले लड़ रहे हैं तो वे जरूर से आयान के बराबर नहीं है, लेकिन आयान को इस समय 10 लोगों की ताकत के साथ उन्हें चुनौती देनी है। वे कैसे हार सकते हैं? इस समय दूसरे भाई करणवीर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और क्रूरता से कहा, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नीचा दिखाने की? फिर हमारे भाई तुम्हें खून की कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे। भाइयों, मारो मारो मारो। जैसे ही आवाज गिरी, 10 महान भाइयों सभी दिशाओं से आयान की ओर उग्र रूप से दौड़ पड़े। युद्ध शुरू होने वाला है। आयान के अभिमानी शब्दों ने शेष 10 भाइयों को पूरी तरह से गुस्सा कर दिया। उनकी राय में चाहे आयान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन एक आदमी की शक्ति आखिरकार सीमित होती है। ये एक दुश्मन 10 कैसे हो सकता है? लेकिन वे यह नहीं समझते कि 1000 चींटियां हाथी को बिल्कुल भी हिला नहीं सकती। उनके और आयान के बीच शक्ति का अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच एक बड़े अंतर की तरह है और यह जरूर से एक संख्या नहीं है जो बना सकती है। इस समय एक मोटा आंकड़ा एक तोप के गोले की तरह आकाश में उड़ गया और एक उड़ती हुई गोली का पैर विनाशकारी बल के साथ आयान की गर्दन की ओर बढ़ा। यह चाल बेहद मजबूत है। सभी बोझिल और फैंसी कौशल को छोड़ते हुए और जोर से पटक दिया। अगर किसी साधारण आदमी को लात मारी जाए तो गर्दन की हड्डी मौके पर ही टूट सकती है,
और उसकी जान जा सकती है। हालांकि इस भयानक प्रहार के सामने आयान अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसके पैर स्थिर थे और उसके मुंह के कोने पर एक शांत और संयमित मुस्कान लटकी हुई थी, जैसे कि सब कुछ नियंत्रण में था। इस समय आयान ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अपनी तर्जनी को थोड़ा मोड़ा और बराबरी के स्टील के पैर की ओर इशारा किया। आयान की उंगलियां पतली और पतली थीं और वे बहुत नाजुक लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे अगले ही पल किसी आदमी की कार की तरह लात मारकर गिरा दी जाएंगी। एक उंगली और एक पैर बीच हवा में टकराए। अचानक आयान की उंगलियों से ज्वालामुखी की शक्ति का एक उछाल फूट पड़ा। लोहे का पैर, जो शहर की दीवार की स्टील की प्लेट को लात मारकर भेदने के लिए काफी था, इस समय छेदा गया था और लाल रक्त फूल एक फव्वारे की तरह फूट पड़ा। आदमी का शरीर अचानक उड़ गया, लंगड़ा कर जमीन पर गिर गया। जिंदगी और मौत का पता नहीं था। सिर्फ एक मुकाबले में एक और भाई को आयान ने हरा दिया। यह दृश्य देखकर बाकी लोग भड़क गए और साथ ही उनके दिलों में डर भी था। बदबूदार लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। अचानक कई लोगों ने एक ही समय में सभी दिशाओं से आयान पर हमला किया। उनके द्वारा अपनाए गए तरीके अलग अलग हैं। 8 तोपों के घूंसे दुनिया पर बमबारी करते हैं, खोलते हैं और बंद करते हैं, मजबूत और मजबूत होते हैं। ईगल पंजा जादू, गोशावक खरगोशों से लड़ते हैं, सोना और टूटे हुए पत्थर पहनते हैं, भेड़ियों को खाते हैं और बाघों को भगाते हैं। तैरने वाले ड्रैगन पाम विधि ईथर और हल्की है, जिसमें हिरण के सींग लटके हुए हैं। मास्टर वीरेंद्र के अधीन 13 भाइयों को अखाड़े में अच्छे हाथ माना जाता है। इससे पहले हालांकि उन्हें कभी भी एक आदमी के साथ संयुक्त रूप से निपटने का अनुभव नहीं था, इस समय उनके पास एक मौन समझ थी और समन्वय सहज था, लगभग आयान के चकमा देने के किसी भी कोण को रोक कर रहा था। और जैसे ही वे ऊपर आए, उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हत्यारे का इस्तेमाल किया और उन्होंने कोई हाथ नहीं रखा और पहली बार में ही आयान को दंडित करने की कोशिश की। लेकिन उन्हें शुरू से ही इसकी उम्मीद नहीं थी। आयान ने कभी चकमा देने के बारे में नहीं सोचा। बिल्कुल चींटी की तरह आयान ने अपने दांतों के बीच से एक शब्द थूका और फिर उसका शरीर अचानक चमक उठा, मानो उसने किसी देवता के युद्ध कवच की एक परत पहन रखी हो, शक्तिशाली और खास। और उसकी आंखों में शुद्ध सफेद लपटें जल रही थीं, मानो पतली हवा से 2 तारे फिर से बन गए हों। और यहां तक कि 9 स्वर्गों में सूरज भी धुंधला दिख रहा था। थोड़ी देर के लिए वहां मौजूद सभी लोगों को केवल यह महसूस हुआ कि उनकी सांस रुक गई है और उनके शरीर के सभी बाल खड़े होने लगे, जैसे कि वे किसी दुश्मन के पास पहुंच रहे हों। अचानक आयान हिल गया। उसने बेतरतीब ढंग से मुक्का मारा और बचे हुए भाइयों को मारा। एक मुक्का के साथ वह बेहद दबंग था। स्थिति का रंग बदल गया और जमीन ढह गई। हाल ही में भाइयों बच नहीं पाया और उसे सीने में चोट लगी और एक जोरदार आवाज हुई। दूर से देखने पर पता चला कि उसके सीने में एक छेद हो गया था। उसका दिल धड़क रहा था और उसका बड़े शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं सकता। एक कोशिश में 10 कम हो जाएंगे। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी कल्पना बेकार नहीं है। जब मैदान में हर कोई घबराहट में डूबा हुआ था और कभी नहीं संभल पाया, तो आयान का आंकड़ा पतली हवा में गायब हो गया। अगले ही पल वह एक और भाइयों के पीछे दिखाई दिया और फिर से मुक्का मारा। बिना तैयारी के उस आदमी के पास चकमा देने का समय नहीं था और उसकी रीढ़ की हड्डी बिना किसी ताकत के टूट गई थी। हालांकि यह तो बस शुरुआत है। लोहे की मुट्ठी की बमबारी की आवाज खत्म ही नहीं हो रही है। दुश्मन की घेराबंदी का सामना करते हुए आयान भीड़ के बीच से इत्मीनान से आंगन की तरह चला गया। उसके कदम अस्पष्ट और हल्के थे। हर बार जब वह मुक्का मारता तो एक भाइयों गिर जाता। उसके कदमों में लय की एक अतुलनीय भावना है, लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि किसी तरह के इंटरेस्टेड डांस की तरह, बादलों और बहते पानी को एक साथ हिलाते हुए बिना कीचड़ के पानी का एक निशान। पुराने काव्य में परी दज्जिया के जिंग में रहती थी, कहती थी कि 10 कदम में एक आदमी को मार डालो, 1000 मील तक मत रुको। लेकिन अब आयान 1 कदम में एक आदमी को मार रहा है। थोड़ी देर के बाद दृश्य शांत हो गया, लेकिन गंध जिसे हटाया नहीं जा सका
व्याप्त था। आयान के शरीर पर खून की एक बूंद भी नहीं लगी थी, लेकिन उसके चारों ओर की जमीन पर खून बह रहा था। कल रात दिव्य अग्नि के नीचे मरने वाले को छोड़कर शेष सभी 12 भाइयों इस समय जमीन पर गिर गए, लाशें, हड्डियां, अंग, भुजाएं और जीवित। चारों ओर देखने पर यह भयानक और क्रूर था, जैसे कि एक असुर नरक। हड्डियों के बीच आयान गर्व से खड़ा था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, जैसे कि एक जीवित राक्षस। यह दृश्य देखकर गंजा आदमी और दूसरे भी ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके चेहरे पर एक न विश्वास करने वाली भावना थी, जैसे कि उन्हें एक निर्धारण तकनीक के अधीन किया गया था। उनका पूरा शरीर हिल नहीं सकता था। इससे पहले भाई महाबली पर आयान की जीत ने उन्हें पहले ही हैरान कर दिया था, लेकिन अब आयान ने जो ताकत दिखाई है उसने उनकी आंखों को चौंका दिया है। यह गंजे आदमी और दूसरे के लिए अकल्पनीय है कि इस दुनिया में ऐसा भयानक पावर हाउस हो सकता है। अगले ही पल आयान की सख्त निगाह दूसरी तरफ मास्टर वीरेंद्र पर पड़ी। आज वीरेंद्र अकेला और आजाद है और उसके आसपास कोई दूसरे सहायक नहीं है, और वह अब भूमिगत नायक की तरह नहीं दिखता था। उसका चेहरा बेहद उदास था और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, जैसे कि वह एक पल में किशोर हो गया हो। तुम्हें पता है, ये 13 बेटे, लेकिन उसे कुलीन वर्ग की भर्ती करने में कई साल लग गए। हर कोई एक जनरल है जो अकेला हो सकता है। आज सभी 13 बेटे आयान के हाथों मर गए और उसका दिल खून से लथपथ था। इस समय आयान ने ठंडे आवाज में कहा, मास्टर वीरेंद्र, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल न करें। आप 1000 मीटर दूर घात लगाए बैठे स्नाइपर्स को मुझे गोली मारने देना चाहते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि गोली चलाने से पहले मैं तुम्हें 100 बार मार सकता हूं। यह सुनकर मास्टर वीरेंद्र के चेहरे की मांसपेशियां हिल गईं। आयान की भयानक ताकत को देखने के बाद वह जानता था कि आयान जरूर से मजाक नहीं कर रहा था। अचानक वीरेंद्र की आंखें बेहद उदास हो गईं। वे आयान को घूरते हुए हर शब्द बोल रहे थे। तुम्हारा उपनाम यह है? क्या यह महान यंग मास्टर आयान है? ओह, तुमने पहले ही मेरी पहचान का अनुमान लगा लिया है, आयान ने हल्के से कहा। यह सच में तुम हो। आयान को अपनी पहचान कबूल करते देख मास्टर वीरेंद्र की आंखें बेहद जटिल हो गईं और उन्होंने धीरे से बोलने से पहले एक पल के लिए विचार किया। तुम्हारे हाथ में? मास्टर वीरेंद्र, मैं इसे पहचानता हूं, लेकिन तुम यह नहीं सोचना चाहते कि तुम जीत जाओगे। इस बार यह सिर्फ मैं नहीं हूं जिसने ओमकार मल्होत्रा से निपटा है। जब तक मेरे पीछे समर्थक है, तब तक तुम भी। बचने की कोई संभावना नहीं है। आयान ने यह सुना और तिरस्कार पूर्वक कहा, मास्टर वीरेंद्र, तुम गद्दार और धोखेबाज हो। तुम सच में खुद को एक डिश की तरह समझते हो। क्या तुमने जापानियों के ब्लैक ड्रैगन के साथ मिलीभगत नहीं की? तुम जापानियों के लिए एक इंडियन कुत्ते के रूप में चलने के लायक नहीं हो। तुम्हें यह कैसे पता? मास्टर वीरेंद्र हैरान रह गया। अचानक, जैसे कि कुछ सोच रहा हो, उसने कहा, यह वही है, यही मामला है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उससे रात भर संपर्क नहीं कर सका। लेकिन भले ही आप मामले की सच्चाई जानते हो, यह सामान्य प्रवृत्ति है कि काला ड्रैगन लखनऊ पर आक्रमण करेगा, और यह जरूर से ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप रोक सकते हैं। आप सच बता सकते हैं। ग्रैंड मास्टर डैनी आपकी पहली क्लास लेने के लिए तैयार होकर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। ग्रैंड मास्टर डैनी? तो क्या अगर वह मेरे इंडियन एरिया उल्लंघन करने की हिम्मत करता है तो मैं उसे आने और जाने दूंगा और बिना दफनाने के लिए जगह के मर जाऊंगा, आयान ने कहा। उसकी लंबी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखें ठंडे तारे पर टिक गईं। उसका शरीर सीधा था, उसके कपड़े हवा रहित थे और दुनिया को देखने और आम लोगों की उपेक्षा करने की आभा गरिमा के साथ सामने आई। पूरे आदमी की आत्मा एक म्यान तलवार में तब्दील हो गई। अजय और अजय, घमंडी, क्या बड़ी आवाज है। इस समय दूर पूर्वी आकाश से एक ऊंची, तीखी, सुनहरी दरारों वाली फटकार सुनाई दी। मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे मराओगे। अचानक सुनाई देने वाली आवाज, जो साफ तौर दूर से आ रही थी, सीधे आकाश में चली गई और अदालत में सभी के कानों में 9 दिन की गड़गड़ाहट की तरह फट गई। हवा में आवाज तरंगों की हल्की लहरें भी दिखाई दीं, जो परत दर परत हिल रही थीं। चीनी मार्शल आर्ट में रहस्यों में ध्वनि संचरण
और हजारों मील की ध्वनि संचरण के रिकॉर्ड लंबे समय से हैं। हालांकि हजारों मील ध्वनि संचरण का मतलब यह नहीं है कि यह सच में हजारों मील से परे ध्वनियों को प्रसारित कर सकता है। साधारण मार्शल आर्ट पावर हाउस के लिए ध्वनि संचरण पहले से ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अब यह डांटने वाली आवाज अंदर और बाहर से कई लोगों से सुनी गई थी और यह सभी के कानों तक पहुंची, लेकिन यह अभी भी बहुत साफ थी। इससे पता चलता है कि आदमी की ताकत मजबूत है। उस आवाज को सुनने के बाद मास्टर वीरेंद्र की आंखों में अनोखी रोशनी फूट पड़ी, जैसे कि डूबते हुए आदमी को तिनका दिखाई दे। आए हुए बॉस और दूसरे सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया, जैसे कि भूत को देखकर पूर्वी आकाश की ध्वनि के स्रोत को सदमे में घूरते हुए। ग्रैंड मास्टर डैनी जापान के एक फेमस मास्टर हैं और यहां तक कि जापान के महान तलवारबाजी के मास्टर भी हैं। वन स्वॉर्ड स्टाइल, मिरर हार्ट विजडम स्टाइल, न्यान स्टाइल और जापानी साम्राज्य के 3 प्रमुख तलवार स्कूलों के रूप में जाने जाते हैं। वे खास हैं। जापानी मार्शल आर्ट की दुनिया में ग्रैंड मास्टर डैनी को जरूर से एक नायक माना जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब ग्रैंड मास्टर डैनी यंग थे तो उन्हें एक सदी में एक बार तलवारबाजी के प्रतिभाशाली आदमी के रूप में सम्मानित किया गया था। उन्होंने सैकड़ों बड़े और छोटे दुश्मनों का अनुभव किया है, लेकिन असफल नहीं हुए हैं। वह सच में एक तलवारबाज है। गंजे आदमी और दूसरे लोगों की नज़र में भले ही आयान एक यंग ग्रैंड मास्टर है जिसमें बहुत ताकत है, लेकिन आखिरकार वह बहुत छोटा है। अगर वह इस लंबे समय से फेमस ग्रैंड मास्टर से मिलता है तो परिणाम विनाशकारी होंगे। जब सभी लोग भयभीत थे तो उन्होंने पूर्वी आकाश में एक चमकदार चमक देखी जो एक लंबे इंद्रधनुष की तरह यहां गिर रही थी। उस चमक ने बीच हवा में एक वैक्यूम सुरंग बनाई और आखिरकार सभी के सामने दर्जनों मीटर की दूरी पर उतरी। कुछ समय के लिए धरती हिल गई और पहाड़ हिल गए और धूल उड़ रही थी, जिससे सभी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई। थोड़ी देर बाद जब धूल साफ हो गई तो मैदान में मौजूद हर कोई साफ देख सकता था कि उसके सामने खुली जगह में एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था, जैसे कि उस पर आसमान से कोई उल्का पिंड गिरा हो। दूर से देखने पर बड़े गड्ढे के केंद्र में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया जो लगभग 70 साल का था। कद में छोटा, मुरझाया हुआ, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वह बहुत बूढ़ा था। केवल 2 आंखें रात में चील की तरह तेज हैं, जिससे लोग सीधे देखने से डरते हैं। हालांकि उसकी कमर सीधी थी, जैसे एक लंबा भाला जो आकाश को चीरता हो उसकी कमर से लटकी हुई थी। म्यान पर समय के निशान बचे हुए हैं, कम से कम दशकों से धब्बेदार एक बड़े सांस को प्रकट करते हुए। केवल बाहर से इस बूढ़े आदमी की शक्ल अच्छी नहीं है और जब उसे सड़क पर फेंक दिया जाता है तो कोई भी उसकी ओर नहीं देखेगा, लेकिन इतनी लंबी दूरी के साथ आयान महसूस कर सकता था कि उसके मुरझाए हुए शरीर में रक्त और जीवन शक्ति न विश्वास करने वाले रूप से शक्तिशाली थी। ब्रह्म नदी की तरह बहने वाले रक्त की आवाज अंतहीन और उफान वाली थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस बूढ़े आदमी की आंखों में भयानक इच्छा शक्ति प्रकट हुई, उदासीन, घनी मौत। अगले ही पल बूढ़ा आदमी पलटा, उसकी आंखें खेत में पड़ी लाश की ओर बढ़ीं और उसकी भौहें उठीं। अचानक वह आगे बढ़ा और सभी की ओर चल पड़ा। सीढ़ियां छोटी लग रही थीं, लेकिन हर कदम 7 या 8 मीटर की दूरी पर था। लगातार 9 कदम चलने के बाद वह मास्टर वीरेंद्र के सामने चल पड़ा और उसी समय उसकी आभा अचानक फूट पड़ी और सभी दिशाओं में फैल गई। एक पल के लिए दरबार में सभी को लगा कि उनकी छाती खड़ी हो गई है और उनका खून उछल रहा है, जैसे कि 10,000 पहाड़ उनके शरीर पर दबाव डाल रहे हों, और वे बेहद उदास थे, लगभग दम घुट रहा था। उसी समय जमीन की दरारों में खरपतवार भी बूढ़े आदमी की दिशा में लेट गए, जैसे कि वे सर्वोच्च राजा को देख रहे हों। ऐसी शक्तिशाली शक्ति भयावह है और यहां तक कि कुछ डरपोक लोगों के दांत कांप रहे हैं और उनके घुटने नरम हैं, जैसे कि वे अगले ही पल जमीन पर घुटने टेकने वाले हैं। बूढ़े आदमी की उपस्थिति को देखने के बाद मास्टर वीरेंद्र ने राहत की सांस ली और तुरंत सलाम करने के लिए झुके और विनम्र स्वर में कहा, मास्टर डैनी, आप आखिरकार यहां हैं। जैसे ही उसने कहा, मास्टर वीरेंद्र ने अचानक अपनी उंगली बाहर निकाली और खून से लथपथ खड़े आयान की ओर इशारा किया।
उसकी आंखों में एक जलन का था। उसने दांत पीसते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर डैनी, वह बच्चा हत्यारा है जिसने आपके करीबी शिष्य विरायण को मार डाला और उसने आपको अपमानित करने की हिम्मत भी की। वह सच में मौत की तलाश में है। वीरेंद्र की उंगली की दिशा का अनुसरण करते हुए ग्रैंड मास्टर डैनी ने आयान की ओर देखा। इस समय ग्रैंड मास्टर डैनी की गति में भारी बदलाव आया। वह लगातार ऊपर उठ रहा था और वह अब पहले जैसा बेशर्म बूढ़ा नहीं था, मानो उसके शरीर में कोई भयानक जानवर जाग गया हो। भारी और सर्वोच्च आभा आयान की ओर बढ़ रही थी, राजसी और तेज। भीष्म जैसे 9वें दर्जे के मार्शल कलाकार भी इस जबरदस्ती के सीधे प्रभाव में मौत से डर जाएंगे और विरोध करने में असमर्थ होंगे। मजबूत, यह एक अद्वितीय शक्ति है। एक पल के लिए आयान का पूरा शरीर कड़ा हो गया, जैसे कि वह किसी दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। के तुरंत बाद ग्रैंड मास्टर डैनी की निगाहें अचानक एक तेज ब्लेड की तरह कट गईं, विनाश की शक्ति लेकर, और एक इनविजिबल शॉक वेव में बदल गईं जो आयान की ओर बढ़ रही थी। क्रैकिंग, बीच हवा में आपस में जुड़ी बिजली की चिंगारियों की आवाज आई। शून्य बिजली पैदा करता है और उसकी आंखें गड़गड़ाहट करती हैं। पुरानी इंडियन मार्शल आर्ट में साक्षी की एक कहावत है, परम गुरु अपनी आजीवन मार्शल आर्ट की इच्छा को अपनी आंखों में समेट सकता है और वह अपनी आंखों का उपयोग दुश्मन को आत्मसमर्पण करने के लिए कर सकता है और बिना लड़ाई के एक सैनिक बन सकता है। लेकिन अब ग्रैंड मास्टर डैनी के साक्षी का सामना करते हुए आयान डर नहीं रहा था। भयानक शक्ति का सामना करते हुए अपने शरीर को सीधा किया और एक कदम आगे बढ़ा। इसके तुरंत बाद आयान के शरीर से एक राक्षसी आभा उभरी और बदले में ग्रैंड मास्टर डैनी की ओर दबाव डाला। इसे छुरा मारो। आसपास की हवा फटी हुई लग रही थी। हालांकि दोनों ने अभी तक शुरुआत नहीं की है, लेकिन इनविजिबल प्रतियोगिता शुरू हो गई है और खतरे का लेवल तलवारों से कम नहीं है। ग्रैंड मास्टर डैनी की शक्ति एक तूफान की तरह है जो दुनिया को नष्ट कर देती है और आयान को पूरी तरह से कुचल देना चाहती है। लेकिन अब आयान एक बड़े स्तंभ में बदल गया है। चाहे आप कितना भी कहर बरपाए, मैं गर्व से खड़ा हूं और स्थिर हूं। अंत में तूफान बड़े स्तंभ को खत्म नहीं कर सका, लेकिन बड़े स्तंभ ने तूफान को कुचल नहीं दिया। इस लंबी और इनविजिबल प्रतियोगिता में दोनों समान रूप से बटा हुआ है। इस समय ग्रैंड मास्टर डैनी ने ठंडे आवाज में गुनगुनाया, अपनी भौहें उठाईं और गंभीरता से कहा, तुम्हारे सच में 2 बेटे हैं। यदि तुम्हें कुछ और साल देते हो तो मुझे नहीं पता कि तुम एक मजबूत आदमी क्यों बनोगे। हालांकि दुनिया के बाहर भी लोग हैं और बाहर स्वर्ग भी है। क्योंकि तुमने मेरे करीबी शिष्य वीरायण को मारने की हिम्मत की है, तो तुम्हें मेरे द्वारा मारे जाने की चेतना होनी चाहिए। एक चाल चलो, मैं तुम्हें 3 चाल चलने दूंगा। दूसरे था, एक बार जब मैं पहले तलवार खींच लूंगा तो तुम्हें एक चाल चलने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसकी आवाज सोने और टूटे हुए पत्थरों को चीरती हुई, मधुर और शक्तिशाली, एक दबंग और दिखावटी आभा को प्रकट करती हुई, मानो उसने आयान को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा हो। बेशक ग्रैंड मास्टर डैनी को पूरी तरह से पूंजी पर गर्व है। अपने पदार्पण के बाद से वह असफल नहीं हुआ है और उसने कई मार्शल कलाकारों को मार डाला है। ग्रैंड मास्टर डैनी के विचार में आयान चाहे कितना भी खास क्यों ना हो, बहुत छोटा है। भले ही वह गुरु के दायरे में पहुंच गया हो, लेकिन जिंदगी और मौत की लड़ाई का उसका अनुभव खुद से बिल्कुल अतुलनीय था। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस समय के दौरान आयान अक्सर अभ्यास करने के लिए रणविजय के खिलाफ लड़ता था। स्वर्ग के पावर हाउस के प्रशिक्षण के तहत आयान की ताकत में छलांग और सीमा से सुधार हुआ। हा। अचानक आयान बेशर्मी से हंसा, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो, और आंसू निकलने वाले थे। लड़के, तुम किस बात पर हंस रहे हो? यह दृश्य देखकर ग्रैंड मास्टर डैनी गुस्से में था। आयान की हंसी ने उसे महसूस कराया कि उसका बहुत अपमान हुआ है। अगले ही पल आयान की आभा फिर से बदल गई, हिंसक रूप से ऊपर की ओर खींची, जिससे लोगों को यह एहसास हुआ कि पहाड़ अभी भी खड़ा है और अप्राप्य है। वह एक राक्षस देवता में तब्दील हो गया लगता है। एक आदमी की शक्ति 1000 घोड़ों की तरह है, अजेय, और वह आकाश को कुचलना और आकाश को फाड़ना चाहता है।
इसके तुरंत बाद आयान ने ग्रैंड मास्टर डैनी को देखा और ठंडे आवाज में कहा, यह इंडिया की भूमि है, पवित्र और अलंघनीय। आप जापानी नागरिकों को आक्रामक और लापरवाह होने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? ग्रैंड मास्टर डैनी, आप मुझे ईर्ष्या करने के लिए काफी नहीं हैं। मुझे 3 चालें करने दो। हाँ, आपको हराने के लिए एक तलवार ही काफी है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।